मैं आज मैंने दरख्वास्त की थी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से और हमारे जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के से दे रहे हैं सस्ते खार्जा जो हमारी करम भाई सर थोड़ा ये पीछे बस आप रहती हैं और उन्होंने पिछले दिनों में एम्स के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन की थी और मैंने जो एम्स के बारे में एक साल नजराना पेश किया है। पिछले दिनों में मैंने टेलीविजन में आया कि मुल्तान के कुछ पॉजिटिव टेस्ट हुआ था, उसकी सबको तशवीश हुई और खबर ये आई कि उनके पास मुनासिब मास्क और किट्स न थे। तो मैंने गुजारिश की कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो मैं मशकूर हूँ फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स का और पफ़ ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने आज खुद ये ऑफ़र की और जब उन्हें पता चला कि मैं आज मुल्तान आ रहा हूँ तो ये टोकन उन्होंने भिजवाया है। इसमें N95 मास्क हैं जो कि डॉक्टर्स जो फुली एक्सपोज्ड होते हैं, जो डे टू डे इमरजेंसी डील करते हैं, ये मास्क उनके लिए काफ़ी नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए तो दुरुस्त हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है जो फुली एक्सपोज्ड हैं। तो N95 मास्क हैं जो कि सही हैं। तो वो 1000 N95 मास्क डॉक्टर्स के लिए मैंने पेश किया है और इसी तरह उनकी जो किट्स हैं जो उनको प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने पड़ते हैं वो, और आपका भला हो शील्ड्स जो होती हैं ताकि आप पढ़े लिखे लोग की तरह आप और लोगों को क्या तनकीद करते हैं? मुझे नहीं, आप क्रिटिसाइज करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। मैं आज मैंने दरख्वास्त की थी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से और हमारे जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के दे रहे हैं सस्ते खार्जा जो हमारी करम भाई सर थोड़ा ये पीछे बस आप रहती हैं और उन्होंने पिछले दिनों में एम्स के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन की थी और मैंने जो एम्स के बारे में एक साल नजराना पेश किया है। पिछले दिनों में मैंने टेलीविजन में आया कि मुल्तान के
पॉजिटिव टेस्ट हुआ था, उसकी सबको तशवीश हुई और ख़बर ये आई कि उनके पास मुनासिब मास्क और किट्स न थे। तो मैंने गुजारिश की कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो मैं मशकूर हूँ फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स का और पफ़ ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने आज खुद ये ऑफ़र की, और जब उन्हें पता चला कि मैं आज मुल्तान आ रहा हूँ तो ये टोकन उन्होंने भिजवाया है। इसमें N95 मास्क हैं जो कि डॉक्टर्स जो फुली एक्सपोज्ड होते हैं, जो डे टू डे इमरजेंसी डील करते हैं, ये मास्क उनके लिए काफ़ी नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए तो दुरुस्त हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है जो फुली एक्सपोज्ड हैं। तो N95 मास्क हैं जो कि सही हैं। तो वो 1000 N95 मास्क डॉक्टर्स के लिए मैंने पेश किया है। और इसी तरह उनकी जो किट्स हैं, जो उनको प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने पड़ते हैं वो, और आपका भला हो शील्ड्स जो होती हैं, ताकि, और मुल्तान के बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की हिफाजत कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो ये मैंने इनकी खिदमत में पेश कर दिया। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि कल हमने फॉरेन ऑफिस में एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें एक मैंने फॉरेन ऑफिस को डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा अल्लाह के फजल करम से कदम उठाया और एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है FM डायरेक्ट। उस ऐप के ज़रिए आज फॉरेन ऑफिस के जो 117 मिशंस हैं दुनिया में और 88 ममालिक में हैं वो फैले हुए, वो मुझसे डायरेक्ट राब्ते में रह सकते हैं। वहाँ की सूरत हाल से, अपने मसाइल से, अपनी तजावीज़ से डायरेक्टली मुझे बाखबर रख सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी अब हमने क्योंकि आ चुकी है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ मैंने उनके साथ कल एक मुज़ाकरा किया, गुफ्तगू की, और जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं उनके बारे में मालूमात हासिल की। मैंने उनसे गुजारिश की है कि ये अनयूजुअल टाइम्स हैं, एक क्राइसिस है जिससे पूरी दुनिया दो चार है और उसका मुकाबला कर रही है। तो इस क्राइसिस से ओहदा बरा होने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की ज़रूरत है। तो फॉरेन ऑफिस ने पहल की है और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, डिजिटलाइजेशन को फॉरेन ऑफिस में इंट्रोड्यूस किए। राइट नाउ कोई दुनिया का कोई मिशन है वो इस वक्त मेरे फ़ोन पे डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकता है। ये पहले मुमकिन नहीं था। मैं पहले भी वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और मुझे पता है कि बहुत से ऑफिसर्स ऐसे थे जिनके साथ रब्ता करना नामुमकिन हुआ करता था। टाइम डिफरेंसेस हैं, आप देखें कि कई कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कल मैं जब गुफ्तगू कर रहा था तो कोई ब्राज़ीलिया से बात कर रहे थे, लैटिन अमेरिका से, कोई अफ्रीका से बात कर रहे थे, कोई अमेरिका से बात कर रहे थे, कोई मलेशिया से बात कर रहे थे, कोई यूरोप से बात कर रहे थे, कोई एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे थे, चीन से बात कर रहे थे। तो बैक वक्त एक ही स्क्रीन पर हम एक दूसरे से राब्ते में थे और डिस्कस कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए और अपने महकमे की और अपने दफ्तर की कारकर्दगी को कैसे बेहतर करना चाहिए। ये दूसरी चीज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। और तीसरी चीज़ जो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया और उस ग्लोबल इनिशिएटिव के ज़रिए उन्होंने एक अपील की थी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
اور گلوبل لیڈرز سے، اور اس اپیل میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ پوری دنیا اس وقت مشکل میں ہے، ہم سب اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے شہریوں کی جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کی معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت دباؤ میں ہیں۔ ڈیولپڈ ورلڈ کے پاس پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ اسٹیمولس پیکیجز اناؤنس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے $2 ٹریلین کا پیکیج اناؤنس کیا، جرمنی کی چانسلر نے €1000 کا پیکیج اناؤنس کیا، اسی طرح اور ممالک نے بھی کیے۔ جاپان نے $1000 کا پیکیج اناؤنس کیا۔ پاکستان نے اپنے حالات کے مطابق ایٹ بیسٹ ہم $8 بلین کا پیکیج اناؤنس کر سکے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ چنانچہ اگر آپ بشمول پاکستان ڈیولپنگ ورلڈ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہمارے قرضہ جات ہیں اور اس پہ جو ہم نے سود ادا کرنا ہے، اس میں اگر آپ گنجائش پیدا کر دیں، ان کو ریسٹرکچر کر دیں، ان کو ڈیفر کر دیں، تو پاکستان کے پاس وسائل دستیاب ہو جائیں گے، اور پاکستان جیسے دیگر 75 ممالک کو وسائل مل جائیں گے، اور ان وسائل سے وہ اپنے لوگوں کی جان بچا سکیں گے، وہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پیسہ خرچ کر سکیں گے، اور اپنی اکانومی کے پہیے کو کسی حد تک چلا سکیں۔ خان صاحب کی خواہش تھی کہ اس اجلاس سے پہلے ان کی یہ اپیل ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں بے حد مشکور ہوں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا، جنہوں نے فی الفور عمران خان صاحب کی اس اپیل پر توجہ کی اور کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو اپیل کی ہے وہ میرے دل کے قریب ہے، میری سوچ کے قریب ہے، اور انہوں نے اپنی مکمل حمایت کی بات کی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF اور IMF کی جو پاکستان کی نمائندہ ہیں وہ بھی مجھ سے ملی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ جو یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر یہ ڈیولپنگ ورلڈ کا آج ساتھ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اس وبا کا مقابلہ کرنے میں، اور یہ گلوبل اکانومی جو ہے اس میں ہم سب انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایشیا کی، افریقہ کی اکانومی، چین کی اکانومی متاثر ہو تو امریکہ متاثر نہیں ہوگا، اور اگر یورپ متاثر ہو تو پاکستان متاثر نہیں ہوگا، بیکاز اس قسم کی کنیکشنز ہیں۔ ہماری بڑی منڈیاں جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی جو منڈیاں ہیں وہ یا یورپین مارکیٹس ہیں، امریکن مارکیٹ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس وقت ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ جو اموات ہو رہی ہیں وہاں، اور جو ان کے کنفرمڈ کیسز ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں، تو ہمیں مل کر ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے اور اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم کی اس اپیل پر انشاءاللہ دنیا توجہ دے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گی۔ اور میرا آخری نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک پروگرام جو پاکستان کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، غریب، پورسٹ آف دا پور، جو کہ تازی کر کے کھانے والا طبقہ ہے، دہاڑی دار طبقہ ہے، جن کے گھر میں چولہا بمشکل جلتا ہے، اس طبقے کی مشکلات میں وہ تو اللہ آسانی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہم ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی یہ خواہش تھی اور ہے کہ ان کی ہم کچھ نہ کچھ خدمت کریں۔ چنانچہ
احساس کفالت پروگرام لانچ کیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے اگلے 3 ہفتوں میں 144 ارب روپے مستحق لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے اور 12,000 روپیہ فی کنبہ ان کو ملے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پورا پروگرام ڈیزائن نہ صرف ہو چکا ہے, اس پر عملی کام شروع ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان میں 17,000 سینٹرز ہیں جو یہ پیسہ شفاف طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں. اس میں ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کے کیا ہے. اس میں کوئی پسند ناپسند نہیں ہے. اس میں کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی وزیر جو ہے, کوئی سرکاری افسر ہے اپنی منمانی نہیں کر سکتا. ہمارے ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہیں, اس کو کر رہے ہیں, اوورسی کر رہے ہیں. اگر میں انہیں کہوں بھی صحیح کہ فلاں کو دلوا دو, یہ نہیں دلوا سکتے, کیونکہ اس پروگرام کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ اس میں یہ مداخلت نہیں کر سکتے. میری نہیں سن سکتے, کسی کی نہیں سن سکتے. وہ اکراس دا بورڈ ہوگا, پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بالا ہوگا اور کوئی تفریق نہیں کرے گا کہ یہ تحریک انصاف کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ جماعت اسلامی کا ہے. جو حقدار ہے وہ سیدھا اپنے گھر سے, اپنے فون سے ایس ایم ایس کرے گا 8171 پر, اس کو میسج ملے گا اور اس میسج میں جو مستحق ہے وہ اس سے ایک پروسیس کے ذریعے اس کو وہ کیش اسسٹنس مل جائے گی. کب ملنی ہے, کس سینٹر سے ملنی ہے, وہ ان کو مل جائے گی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے, خاص طور پہ ایک صوبے میں, انہوں نے, کچھ ظالم لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس مشکل میں بھی وہ کٹوتی کرنے کی کوشش کی ہے. 12,000 ایک سادہ خاتون کو دینے کے بجائے کہیں 500 کہیں 1000 کاٹ لیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. میری سب ان لوگوں سے جو ان سینٹرز کو مینیج کر رہے ہیں, میری ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ خدا را ایسا نہ کیجیے. اور وہ جو ریسیپینٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ چوکنے رہیے اور بالکل ڈیمانڈ کیجیے کہ 12,000 ہمارا بنتا ہے اور 12,000 ہماری ہتھیلی پہ رکھو. اگر ہم نہیں رکھیں گے, آپ نہیں رکھو گے تو ہم شکایت کریں گے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہدایت آ چکی ہیں کہ اگر کوئی ایسی ناجائز حرکت کرتا ہے تو یہ ایف آئی آرز بھی کاٹیں گے اور گرفتاریاں بھی کریں گے اور ہوئی بھی ہیں. جی, ڈپٹی کمشنر صاحب فرما رہے ہیں جلال پور سے کمپلینٹ آئی تھی, انہوں نے ایف آئی آر بھی کروائی ہے اور گرفتاری بھی کی ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ انہیں ایف آئی آر کٹوانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور گرفتاری کی نوبت نہیں آنی چاہیے, کیونکہ کام ایسا ہے. آپ دکھی لوگوں کی, اجڑے ہوئے لوگوں کی آپ کفالت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں خیانت کریں, یہ مناسب نہیں ہے. بہرنو یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے. 1.86 ملین ہم نے ملتان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اچھا, 1.86 ملین ابھی تک ایچ بی ایل کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہم نے 17 اپریل تک کرنا ہے پہلے فیز میں, لیکن یہ ہم نے ابھی تک کر دیا. جی, اور کتنے ہاؤس ہولڈ اس سے ہو گئے؟ سر سے 138 1,38,000. ہاں, یہ اس وقت ملتان میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے اعداد و شمار میرے سامنے رکھے ہیں کہ اس وقت ملتان میں احساس پروگرام کے ذریعے 1,38,319 خاندان جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں اب تک اور پروگرام جاری ہے. اور جو اماؤنٹ ہے وہ 1,286 ملین روپے ہے جو ان کو مل چکا ہے. میں نے خود جی اماؤنٹ جو ہے 1,286 ملین روپیز اینڈ 1,38,319 ہاؤس ہولڈس, فیملیز.
اس سے مستفید ہو چکی ہیں اور یہ پروگرام آگے چل رہا ہے انشاءاللہ. یہ ہم نے جو 1,20,00,000 کا ٹارگٹ ہے اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آج تک یہ پروگرام نہیں دیکھا گیا پاکستان میں اور اس کو سراہا جا رہا ہے نہ صرف نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک پیش رفت ہوئی ہے. اور پھر 2 اقدامات حکومت نے اور کیے ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے اور رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ناجائز کمائی کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے اور بخشش کا مہینہ ہے لیکن کچھ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, قیمتوں میں ناجائز اضافہ کرتے ہیں اور وہ مہنگائی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. چنانچہ حکومت نے پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں اس پہ غور و خوض کیا اور ہم ایک نیا آرڈیننس لے کر آئے ہیں جس آرڈیننس کے ذریعے کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا, ناجائز منافع کمانے کی کوشش کرے گا تو فی الفور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان پہ FIRs کٹیں گی, ان کو گرفتار کیا جائے گا اور قرار واقع سزا دی جائے گی اور اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے, نئی قانون سازی کی گئی ہے. اسی طرح روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, بہت سی فیکٹریز بند ہیں, بہت سے کاروبار بند ہیں, دفاتر بند ہیں, نجی بھی اور سرکاری بھی, اور بتدریج اس کو اوپن اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ہماری 2 محاذوں پہ لڑائی ہے. ایک ہے جانوں کو بچانا کرونا سے اور دوسری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں جانوں کو بچانا بھوک سے. اور یہ بہت ایک کشمکش ہے, دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ کس چیز کو فوقیت دی جائے اور بیلنس کیا ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے, کوئی آئیڈیل سچویشن ہو نہیں سکتی. آپ امریکہ میں دیکھ لیں بحث ہو رہی ہے, آپ یورپ میں دیکھ لیں بحث ہو رہی ہے, آپ ایشیا میں دیکھ لیں بحث ہو رہی ہے. یہ ایک بیلنس ہے جس کو مسلسل آپ کو ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا مقامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, صوبائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, مختلف اضلاع کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. کبھی اس طرف جھکاؤ کرنا پڑے گا اور کبھی اس طرف جھکاؤ کرنا پڑے گا اور ڈیلیکیٹلی آپ نے آگے بڑھنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی سے ہو رہے ہیں اور وہ خود اس کو چیئر کرتے ہیں جس میں سب ادارے ہوتے ہیں, جس میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں, جس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تشریف فرما ہوتے ہیں, جس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. چنانچہ اس اجلاس میں ہر علاقے کی اور ہر مین پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی ہے وہاں. یہ جو کہتے ہیں نا مشاورتی عمل, تو مشاورتی عمل کو جتنا مکمل کیا گیا ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا. وہاں تحریک انصاف کی نمائندگی ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے اور وہاں مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک NCC کے احکامات اور فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ایرا کے دفتر میں اسلام آباد میں ایک سیٹ اپ وہاں کھڑا کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں NCOC, اور اس میں یہ امپلیمنٹنگ آرم ہے آف دا ڈیسیژنز آف NCC اور کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس کی میٹنگ بھی روزانہ ہوتی ہے, باقاعدگی سے ہوتی ہے, اور اس میں 4 صوبوں کو بشمول آزاد کشمیر گلگت بلتستان نمائندگی دی گئی ہے اور ان کے چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ اپنے صوبے کی صورتحال ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم آپس سے مشاورت کر کے اور ایک دوسرے کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہم معیشت کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ کے علم میں ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے
कुछ ऐलानात किए हैं। और पहले हमारा जो कारोबारी तबका था उनको ये शिकायत थी कि इस वक्त सरमायाकारी इसलिए नहीं हो रही कि जो शरह है, मार्कअप जो है वो बहुत ऊंचा है और वो अफोर्डेबल नहीं है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरमाया लेकर सरमायाकारी जो है वो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो उसको बतदरीज कम किया गया, और अब जो लेटेस्ट कट किया गया है, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब कम होके सिंगल डिजिट हो गया है। और जो उनका मुतालबा था, जो हमारे कारोबारी तबके का मुतालबा था, वो मुतालबा पूरा हो गया है और अब इंटरेस्ट रेट कम होके 9% पर ले आए हैं। और ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक नए ऑर्डिनेंस के जरिए एक पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, और उस पैकेज को बैकअप किया गया है एक कानून साजी के जरिए, और एक नया ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया गया है जिससे कि हमारी जो लो रिस्क कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ताकि वो तबका, दिहाड़ीदार तबका जो रोज अपने बेलचे के बलबोते पे शाम को अपने बच्चों का पेट पालता था, उसको रोजगार मिल सके। हमारी जो कुछ कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसमें जो हमारी अनस्किल्ड लेबर है, हमारे मेसन्स हैं और लोग हैं, प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, उनको अपना रोजी कमाने का मौका मिलेगा। ये कुछ इक़दामात हैं। पूरी दुनिया में रहने वाले डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को पूरी दुनिया ने उनकी अजमत को सलाम किया है। हमने भी, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी, अवाम ने भी उनकी अजमत को सलाम पेश किया है। लेकिन ये क्या वजह है कि डॉक्टर जब आप वास्ते किट्स मांगते हैं तो आप नहीं देते, जब वो इतराज करते हैं तो फिर उन भी डॉक्टर्स को जिनको आप सलूट कर रहे हैं उन पर हम लाठियाँ बरसा रहे हैं, और लाठियाँ बरसाने के बाद बहरहाल सुन ले मेरी बात यार, बात सुन ले साहब, सुन ले, आप सुन ले ना, सुन ले ना, सवाल कर लिया ना, जवाब ले लेना। आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लेना। इसकी वजह कुछ नहीं है, ये जिनकी जिम्मेदारी है उनको निभानी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये महकमा सेहत की जिम्मेदारी है और उन्हें कॉग्निजेंट होना चाहिए, और डॉक्टर्स की जो ये दिक्कत है उसको फिल फौर दूर करना चाहिए। ये मेरी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं बनती, मैंने मुल्तान और इन डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरी मिनिस्ट्री ने और फॉरेन ऑफिस ने अज खुद ये वॉलंटरली किया है। हमारे फ़राइज़ में नहीं है, हमने दयानतदारी से ये खिदमत करने की कोशिश की है। पंजाब की मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से कहूँगा कि बिल्कुल मुल्तान पे तवज्जो दें। मुल्तान में सबसे बड़ी क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई गई, आपके इल्म में है। पूरा मुल्तान इस बात का गवाह है कि हर जगह बनी है, लेकिन सबसे बड़ी क्वारंटीन फैसिलिटी जो है जिसमें 1250 लोग वहाँ रखे गए, और जितने दिन रहे वो भी आपके सामने हैं, और जिस तरह उनको देखभाल की गई, उनको प्रोटेक्ट किया गया, वो भी आपके सामने है। हमने, मुल्तान के लोगों ने, मुल्तान की इंतज़ामिया ने पूरा ताउन करने की कोशिश की है, और मैं मुल्तान की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ। मैं मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उसको निगहदाश्त की है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को मैं ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि मेहरबानी फरमाएं कि मुल्तान की जो डॉक्टर्स की दिक्कत है इस पे फिल फॉर तवज्जो दें, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर मेहरबानी फरमा के मुल्तान का एक चक्कर भी लगा लें तो इससे इन डॉक्टर्स की हौसला अफजाई हो जाएगी। एक बड़ी अहम बात है कि डॉक्टर खारजा ने आपने सन ऑफ सायर होने का, वन एट अ टाइम यार, क्या कर रहे हैं आप, तरह तरीके से चले ना। आपने सन ऑफ सायर होने का हक अदा किया है, डॉक्टर खारजा को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुल्तान बिस्तर के डॉक्टर सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। उनके लिए ना वजीर आजम के पास कोई अल्फाज थे हमदर्दी के, ना वजीर आला के पास थे। हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इतनी ज़्यादा जो हिटनेस हुई है उस पर आपको हम शुक्रगुजार हैं। हम सहाबी बिरादरी की तरफ से, वकला से, डॉक्टर से, सबसे यकजहती का इज़हार करते हैं, इंतज़ामिया से करते हैं। लेकिन
हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को अपना रोल अदा करना चाहिए था, जो नहीं किया गया, इस पर हमें अफसोस है। देखिए देखिए यार, मैं समझ गया यार, बात आपने कर ली ना मेरे भाई। आपने जो पॉइंट उजागर करना था वो आपने कर दिया, मैंने सुन लिया, मुझे समझ भी आ गई, और मैं आपकी इस तशवीश से इत्तफाक भी करता हूं। आप जो बात कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। आप उस तबके की बात कर रहे हैं जो हमारी खातिर अपने आप को वो उन्होंने अपनी जानों को दांव पे लगाया है। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, और तभी मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल इंशाअल्लाह, मैं जो अगला एनसीसी का इजलास होगा, मैं इंशाअल्लाह वजीर आज़म की तवज्जो भी और मैं वजीर आला से भी गुफ्तगू करूंगा। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि मिनिस्टर हेल्थ को मुल्तान आने की वो उनसे दरख्वास्त करें और उन्हें कहें कि उन्हें मुल्तान आना चाहिए। क्वारंटीन फैसिलिटी मुल्तान में सबसे बड़ी थी, जब कोई लेने को तैयार नहीं था मुल्तान ने, और उसमें पूरे पाकिस्तान के शहरी थे, सिर्फ मुल्तान के लोग नहीं थे, मुख्तलिफ अजला के शहरी थे जिनको रखा गया और इज्जत से रखा गया, और उनको रुख्सत किया गया तो इज्जत से रुख्सत किया गया। तो उस क्वारंटीन को भी जो वर्क है उसको भी सराहें, और जो टेस्टिंग लैब है जो बनी है उनमें भी मैं समझता हूं कि मुल्तान में एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लैब की ज़रूरत है। मेरे इल्म में आया है कि 5 लैब्स बनी हैं, उसमें मुल्तान में वो लैब नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में भी मैं समझता हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री को बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर मुल्तान है, और जो निश्तर हॉस्पिटल है वो सिर्फ मुल्तान की नहीं बल्कि पूरे इस इलाके को केटर करता है, और सिर्फ मुल्तान के नहीं, मुजफ्फरगढ़ के, बिहाड़ी के, खानेवाल के, राइट अप टू बलूचिस्तान और टांग तक, बन्नू तक लोग यहाँ आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। निश्तर हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ मुल्तान को केटर नहीं करता, इस सारे इस पसमानदा बेल्ट को केटर करता है, तो निश्तर पर तवज्जो देनी चाहिए। इंशाअल्लाह मैं असद उमर साहब जो हमारे NCOC के चेयरमैन हैं, मैं उनकी खिदमत में भी ये गुजारिशात पेश करूंगा कि मुल्तान को वो फौकियत और अहमियत दें, और मैं NCC के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा। लेकिन अभी तक सफारत खाना सवाए लिस्टें बनाने के अलावा क्या उनकी भी मदद कर रहा है, क्योंकि जो दुबई और सऊदी अरब का लॉकडाउन है? मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक समझ आ गई। अच्छा, अब उसका जवाब भी देता हूँ, समझ आ गई, जवाब भी देता हूँ। अब आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं, आपका हक है, मेरा फर्ज है आपको जवाब देना। कोई इसमें मैं कोई नाराजगी वाली बात नहीं कर रहा, प्यार से बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये है, आपका फिगर गलत है, 35,000 नहीं है। नंबर 1, उसको दुरुस्त कर लीजिए। नंबर 2, आपकी इत्तला के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर हमने बनाया है फॉरेन ऑफिस, और उसका वो 24/7 काम कर रहा है। मैं आपको दावत दूंगा, अगर आप नहीं आ सकते तो जियो का कोई नुमाइंदा जो इस्लामाबाद में बैठा है वो आए और आके विजिट करें। रात के 2 बजे आ जाएं, बगैर बताए आ जाएं और आके विजिट करें और देखें कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर चल रहा है कि नहीं चल रहा। नंबर 1, कर रहा क्या है, वहां कॉल्स आती हैं, हमने वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है। कोई पाकिस्तानी जो स्ट्रैंडेड है, जैसे ही आपने फरमाया, उन्हें वो राब्ता कर सकते हैं, हम उनसे अदाद व शुमार इकट्ठे करते हैं, और हमने किया है इस वक्त तक, और ये नंबर तब्दील होता रहेगा, ये नंबर फिक्स नहीं है। इस वक्त तक आपकी इत्तला के लिए कुल हमसे जो हमारी एम्बेसीज और मिशन से जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है वो है 39,748 ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक, अब उनको हमने वापस लाना है, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है। इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। वापस लाने के लिए हमें यहाँ बंदोबस्त करने की ज़रूरत थी।
क्योंकि एक तरफ हमने कोरोना वायरस का मुकाबला करना है, और कोरोना वायरस कैसे फैलता है? एक तो फैलता है लोकल ट्रांसमिशन से, मैं आपको दे सकता हूं, आप मुझे दे सकते हैं, और एक हो सकता है हम बाहर से इंपोर्ट करें। ठीक है, चीन में उन्होंने क्या किया, जब लोकल ट्रांसमिशन को उन्होंने रोक लिया तो फिर उन्होंने बाहर से इंपोर्ट के लिए उन्हें कदगनें लगाई और एक पूरे एसओपीज डेवलप किए। हमने क्या किया, हमने भी जब फैसला किया इनको वापस लाना है तो फिर देखा कि हाँ, क्या हमारे पास एसओपीज हैं? नहीं थे। हमने एसओपीज डेवलप किए। ठीक, एसओपीज बनाकर हमने फॉरेन ऑफिस पे कई नशिस्तें की, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसमें एनडीएमए, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज, जिसमें एविएशन डिवीजन और दीगर जो महकमे हैं उनको दावत दी गई, मशावरत की गई, और मशावरत के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो फोकल पर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर के कोविड-19 से डील कर रहे हैं, उनकी मशावरत से मुईद यूसुफ साहब, हमने एक एसओपी मुरतब किया। फिर उन एसओपीज को हमने लागू किया। लागू करके मैंने खुद एयरपोर्ट को देखा और हमने फ्लाइट्स लानी शुरू की। पहले फेज में हमने फ्लाइट्स लाए, दुबई में जो लोग फंसे हुए थे ट्रांजिट में उनको हम वापस लाए, दोहा में जो फंसे हुए थे उनको हम वापस लाए, ताशकंद दुशामे में जो फंसे हुए थे उनको हम वापस लाए, बैंकॉक में जो फंसे हुए थे उनको हम वापस लाए, लंदन में जो फंसे हुए थे उनको हम वापस लाए। और ये मैं आपको पूरी फ्लाइट की लिस्टें और नंबर दे दूंगा कितने आए पहले फेज में। दूसरे फेज में हमने जो हमारे बगदाद में फंसे हुए थे, हमारे पाकिस्तानी भाई जो जद्दा में उमरा ज़ायरीन जो उमरा के लिए गए हुए थे वो वहाँ फंसे हुए थे, इसके साथ साथ कनाडा में थे, उनको वापस लाना शुरू कर दिया। अब हम ये 2 फेजेस कर चुके हैं। दिक्कत क्या थी? दिक्कत 2 थी, मैं आपसे शेयर करता हूं। नंबर 1, सिर्फ इस्लामाबाद का एयरपोर्ट चल रहा था। अब एक इस्लामाबाद का एयरपोर्ट सारा बोझ नहीं ले सकता था, चुनाचे मैंने गुजारिश की कि मेहरबानी कीजिएगा और एयरपोर्ट भी खोलिए। मैं आपको इत्तला कर दूं, पंजाब ने साफ इनकार कर दिया, सिंध ने साफ इनकार कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने साफ इनकार कर दिया। ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे, उन्हें खौफ था कि कहीं बाहर से ना आ जाएं और हम मुतासर ना हो जाएं। और आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि जो बाहर से लाए गए अभी तक जो आए हैं, जितने हजार आए हैं, उनमें से जब टेस्ट कराए गए तो उनमें से कोई 38 ऐसे थे जो पॉजिटिव टेस्ट हुए। जो जहाज़ों के जरिए आए 38 ऐसे थे जो पॉजिटिव कोरोना टेस्ट हुए, तो उनसे भी बचाना है और जहाज़ में और सवारियां भी हैं, उनको भी महफूज करना है। उसके साथ साथ जब वो आते हैं तो उनको आपने टेस्टिंग करनी है और उनको आपने क्वारंटीन करना है। देखना यह है कि क्या क्वारंटीन फैसिलिटीज़ आपके पास हैं कि नहीं हैं। उन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ को हमने बनाना था और अब वो बनाई गई हैं, और उनको बनाने के बाद अब पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने और सिंध की हुकूमतों ने मेहरबानी फरमाई है और अपने एयरपोर्ट्स खोले हैं। और उसके खुलने के बाद आज इंशाअल्लाह पहली फ्लाइट मुल्तान लैंड कर रही है, अभी थोड़ी देर में कर गई है। चलो मुबारक हो, कर गई है तो आपको मुबारक हो। अब हमारी जो कैपेसिटी थी वो जो 2000 तक थी उसको हम बढ़ाकर 7000 पैसेंजर्स पर वीक की हम ले आए हैं। फिर ऐसे लोग थे जो हजारों यहाँ से बाहर जाना चाह रहे थे, कैनेडियंस थे, अमेरिकन्स थे, ब्रिटिश सिटीजन्स थे जी, उनको हमने बाहर भेजा है। और मेरी जब बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई और वज़ीर ख़ारजा से, मेरी इन दिनों में 30 वज़ीर ख़ारजा से बात हो चुकी है इन पिछले 2 हफ्तों में, और उनको हम बाहर भेज रहे हैं। अब नया एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कतर के साथ ब्रिटेन का, ताकि वो एयरलाइन कतर एयरवेज चलेगी और यहाँ से जो उनके स्टैंडर्ड लोग हैं उनको बाहर लेके जाएगी। तो ये अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। मिशन से भी कहा गया है कि अपने वसाइल के मुताबिक जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो खिदमत कर सकते हैं वो करें, और वो कर भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो आपको ज़हन-नशीं करनी होगी कि ये जो चैलेंज जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं,
ये दुनिया को इसका कभी हैंडल नहीं दुनिया ने नहीं किया। ज़लज़ले आए हैं तो एक इलाका मुतासर होता है, अगर फ्लड आता है तो एक बेल्ट, दरियाई बेल्ट मुतासर होती है। ये तो ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। 209 मुल्क इससे मुतासर हो चुके हैं, 1,50,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप जरा अमेरिका की नजर तरफ देखिए, आप बरतानिया की तरफ देखिए, आप स्पेन की तरफ देखिए, आप इटली की तरफ देखिए, आप जर्मनी की तरफ देखिए, आप फ्रांस की तरफ देखिए, तो आपको अंदाजा होगा जिनके वसाइल हमसे ज्यादा हैं, जिनका तिब्बी निज़ाम हमसे बेहतर है, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। तो हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे वसाइल भी महदूद हैं, लेकिन उन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए दियानतदारी से हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हमारे ये जो शहरी हैं, जो बाहर हैं और जो मुल्क के अंदर हैं, वो महफूज रहें। पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि जो कैंटीना में काम करने वाले डॉक्टर हैं वही फ्रंट लाइनर है, और जो यहाँ पे मुतासर हुआ है वो नहीं है। और दूसरा, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसी गेट के ऊपर डिसइंफेक्शन टनल नहीं लगाया भाईजान, वो हो गई। देखिए एक सेकेंड, मैं जवाब इसका तो दे दूं ना। आपने निशानदेही कर दी है मेरे भाई, और मैं आपकी बात से इत्तफाक कर रहा हूं। मैं तभी तो कह रहा हूं कि प्लीज हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, और मैं सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदारा सेक्रेटरी हेल्थ साहब लाहौर से बाहर भी निकलिए, मुल्तान का चक्कर लगाइए। मुल्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, मुल्तान पंजाब का हिस्सा है। बराए मेहरबानी मुल्तान आमद आपकी हो गई तो लोगों को हौसला हो जाएगा। ये डॉक्टर्स जो बैठे हैं, जो उनकी तंजीम के लोग बैठे हैं, इनको सहारा मिल जाएगा। आइए और इनकी जरूरियात पूरी कीजिए। देखिए, पहली बात, एक मिनट, मैं किस पे नहीं, देखिए बात सुनिए, इसका जवाब दे दूं ना। देखिए, पहली बात ये है, ये तनकीद का वक्त नहीं है, ये तामीर का वक्त है, ये आपस में मिल के काम करने का वक्त है। वजीर आजम पाकिस्तान ने एक फंड बनाया है, और उस फंड में लोग दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद है। उनका जो माजी का रिकॉर्ड है वो लोगों के सामने है। चाहे उन्होंने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग की, चाहे उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग की, चाहे उन्होंने 2010 के फ्लड में एतमाद किया, और आज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोई और सूबाई हुकूमत करना चाह रही है, हमें एतराज नहीं है, वो भी करें। सिंध की गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा कर रही है, उन्हें करना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से लोग फंड दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, जैसे आपने आज फॉरेन ऑफिस का क्या है, दफ्तर खारजा पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा मिनिस्ट्री है जिनके अफसरों ने 4 दिन की, और जो निचला अहलकार है जिसको ऑफिशियल कहते हैं, उन्होंने 3 दिन की। अज खुद, मेरे कहने पे नहीं, अज खुद उन्होंने अपनी तनख्वाह वजीर आजम के रिलीफ फंड में 1,01,82,000 का चेक बना के दिया, और मैंने उनकी तरफ से वजीर आजम को पेश किया। ये है जज्बा, जिस जज्बे के तहत हमें काम करने की जरूरत है। अगर ईदी फाउंडेशन ने दिया है तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए दिया है, किसी की जात के लिए नहीं दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, और वो तबका बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जो इस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत ज्यादा मान भी है और उसका बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर मुल्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, रातों रात ताले तोड़कर सियासी वाबस्तगी के तहत वो चार्ज ले लिया जाता है, मगर डॉक्टरों के लिए कोई काम कोई यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे नहीं कर रहे। सियासी उसी तरह नहीं, देखिए सुनिए, देखिए बात आपने सवाल कर दिया, मैं समझता हूँ। मैं देखिए, ठहरिए एक सेकंड, ठहरिए। जब ये कोरोना की वबा आई, 50 डॉक्टर और 50 पैरामेडिक्स का इन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी ऊपर, वो अभी तक नहीं मंजूरी आई, जबकि दूसरे इजला में आ चुकी है। दूसरा आज भाई, तभी तो मैं, देखो भाईजान, मैं आपकी बात, इंतजामिया की तरफ से मजीद डॉक्टर मांग रहे हैं। अब सुन लीजिए,
मैं तभी तो कह रहा हूं, देखिए मैं तभी तो कह रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं, सेक्रेटरी हेल्थ मुल्तान तशरीफ लाएं, क्योंकि जब वो आएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, इनकी मुश्किलात देखेंगे तो वो बेहतर फैसला कर सकेंगे। उन्हें अंदाजा होगा कि यहाँ सूरत हाल, सुन लीजिए ना, अगर वो लाहौर बैठे रहेंगे, वो सेक्रेटेरिएट में महदूद रहेंगे, वो बंद कमरों में महदूद रहेंगे, तो वो सही वक्त पर सही फैसले नहीं कर सकेंगे। और मैं इंशाल्लाह यार मैं करता हूं ना, मैं बात हो गई है ना, वो यू रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन। मैं आपका सवाल भी समझ गया, जवाब भी दे दिया।